मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको आज लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण होता है। आज हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा के बारे में जानेंगे तो उससे संबंधित 3-4 अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं या उनकी स्थितियाँ हैं, ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा उपग्रह है। तो उपग्रह होने की क्या क्या दशाएं होती हैं, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा है। जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करेंगे तो आप इससे पाएंगे। उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी का संबंध, चंद्रमा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे सुपर मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है और ब्लड मून क्या होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह और ग्रह में मूल अंतर ये होता है कि जो ग्रह होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। उपग्रह, जिसे अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह होने की 3-4 परिस्थितियां हैं। ये परिस्थिति जब तीनों फुलफिल करेंगी तो वो आकाशीय पिंड उपग्रह की श्रेणी में आएगा। सबसे पहले उपग्रह क्या होते हैं, तो वो आकाशीय पिंड होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं, अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इससे संबंध हमारा है, जैसे चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो चंद्रमा है ये अपनी धुरी पर तो घूमेगा ही, उसके साथ साथ ये जो पृथ्वी है इसका चक्कर लगाएगा। ठीक, तो उपग्रह की क्या दशाएं हैं? आकाशीय पिंड होता है, चंद्रमा भी एक आकाशीय पिंड है। अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। 2 कंडीशन होगी अपने ग्रह की, जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसके साथ साथ सूर्य के भी चक्कर लगाएगा। उसके बाद जो उपग्रह होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये बात रही उपग्रह की। चंद्रमा भी हमारा एक क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इसे कहते हैं। अब चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो परीक्षा में आता है। चंद्रमा का व्यास कितना है? व्यास, ये जैसे चंद्रमा है ये व्यास हो गया, ये त्रिज्या आधी दूरी, और ये अगर पूरे की बात करेंगे तो ये क्या हो गया? व्यास, रेडियस। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? 3476 किलोमीटर। ये कितना है? 3476 किलोमीटर। वायुमंडल, चंद्रमा पर वायुमंडल है? नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। उसके बाद पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से 3 प्रकार की दूरियों की बात करेंगे। इसी 3 प्रकार की दूरियों से संबंधित हमारे आने वाले अगले विषय, जैसे उपभू, अपभू और माध्य दूरी, इसी से संबंधित हमारा होता है। थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे इसको, सुपर मून, ब्लड मून और ब्लू मून। तो पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से अपभू मतलब अत्यधिक दूरी। जब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर होता है, अत्यधिक दूर होता है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी से माध्य दूरी पर होता है, माध्य मतलब औसत दूरी पर होता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल ही नज़दीक होता है तो ये इस दूरी को हम कहेंगे, अत्यधिक दूरी को अपभू, इसको उपभू, न्यूनतम दूरी को और इसको माध्य या औसत दूरी कहेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी जब अत्यधिक दूरी पर होते हैं तो उस स्थिति को अपभू की स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 4,06,000 किलोमीटर होती है। जब उपभू की स्थिति में आता है, अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल ही नज़दीक होता है, उस समय जो इनके बीच की दूरी होती है वो 3,64,000 किलोमीटर होती है। और जब माध्य स्थिति या औसत स्थिति, जब चंद्रमा और पृथ्वी मध्य स्थिति में होते हैं, मतलब उपभू और अपभू के बीच वाली स्थिति में होते हैं, तो उस समय चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,665 किलोमीटर होती है। ये अति महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा गया है।
ये चंद्रमा से पृथ्वी के बारे में बात की गई। उसके बाद चंद्रमा का परिभ्रमण काल, परिभ्रमण, परि मतलब दूसरा, उसको भ्रमण मतलब चंद्रमा जब पृथ्वी के का एक चक्कर लगाता है, परिभ्रमण करता है, तो कितना समय लगता है? 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.43 सेकेंड। 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.43 सेकेंड। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। परि मतलब पृथ्वी के जब चारों ओर चंद्रमा गति करता है तो एक चक्कर पूरा करने वाले काल को क्या कहते हैं? परिभ्रमण काल। ठीक, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.43 सेकेंड का समय लगता है। अब घनत्व, डेंसिटी की बात करेंगे तो पृथ्वी के सापेक्ष जो चंद्रमा का घनत्व है वो 0.605 और जल के सापेक्ष 3.38 होता है। द्रव्यमान, चंद्रमा और पृथ्वी का द्रव्यमान, अगर पृथ्वी का द्रव्यमान 81.30 है तो चंद्रमा का द्रव्यमान 1 होगा, अर्थात चंद्रमा संबंधे पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, मास है, 1 संबंधे 81.30 है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, इसमें क्या क्या पूछता है? परिभ्रमण काल पूछेगा, आपका अपभू, माध्य और इसमें से पूछेगा, व्यास पूछता है और उच्चतम पर्वत पूछता है। तो चंद्रमा पर उच्चतम पर्वत कौन है? लिबनिट्स पर्वत है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये जैसे चंद्रमा है आपका, इसका ये उत्तरी ध्रुव हुआ और ये दक्षिणी ध्रुव हुआ, तो इसी पर वो पर्वत विराजमान है, लिबनिट्स इसका नाम है, और इसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। तो बात हुई चंद्रमा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अत्यधिक दूरी को अपभू कहते हैं, यह 4,06,000 किलोमीटर होता है। उपभू की स्थिति, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच उपभू की स्थिति मतलब न्यूनतम दूरी, जब चंद्रमा और पृथ्वी एकदम करीब आते हैं तो इनके बीच की न्यूनतम जो दूरी होती है 3,64,000 किलोमीटर होती है। और माध्य मतलब औसत दूरी, जब मध्य स्थिति में होते हैं अर्थात उपभू और अपभू के बीच की स्थिति होती है, अर्थात चंद्रमा और पृथ्वी जब माध्य स्थिति होती है तो उसके बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर होती है। परिभ्रमण काल कितना होता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11 सेकेंड। पृथ्वी का चंद्रमा पर वायुमंडल होता नहीं है, घनत्व पृथ्वी के सापेक्ष बहुत कम है, 0.6 है, और जल के सापेक्ष 3.38 है। उच्चतम पर्वत पूछता है, उच्चतम पर्वत, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन है? लिबनिट्स है। कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अवस्थित है। कितनी ऊंचाई है? तो 35,000 फीट ऊंचाई है। सुपरमून की स्थिति क्या होती है? सुपरमून वह स्थिति जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होता है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य के बीच उपभू की स्थिति क्या होती है? सुपरमून होती है। इसका एक अन्य नाम क्या होता है? पेरिजी फुल मून। इसमें क्या होता है? इसमें जब सुपरमून की स्थिति होती है तो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नज़दीक होगा, अर्थात 3,64,000 किलोमीटर दोनों के बीच में दूरी होगी, तो चंद्रमा जो होता है अपने मूल स्थिति से, जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा की मूल स्थिति ये है तो इससे 100% है, तो ये मूल स्थिति से थोड़ा सा बड़ा 114% बड़ा दिखाई देगा। ठीक, और दूसरी जो स्थिति होगी, इस जो लाइट होगा चमकीला होगा, तो चंद्रमा मान लीजिए कि 100 जितना लाइट दे रहा है तो सुपरमून की स्थिति में वो 130 लाइट देगा। यह स्थिति केवल सुपरमून की स्थिति में ही चंद्रमा के लिए लागू होगी, अर्थात सुपरमून की स्थिति वह स्थिति है जब पृथ्वी चंद्रमा के अत्यधिक नज़दीक होती है, अर्थात जो उपभू की स्थिति होती है उसी में सुपरमून की स्थिति बनती है। दूसरी कंडीशन, जो चंद्रमा होता है अपने मूल स्थिति से 14% बड़ा दिखाई देता है, और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है अर्थात जो चमक होती है, लाइट होती है, चंद्रमा का अपना तो प्रकाश होता नहीं है, सूर्य से प्रकाश लेता है, तो जो इसकी लाइट होती है वो 30% ज़्यादा चमकती है।
सर्वप्रथम पहली बार जो सुपर मून की स्थिति दिखाई दी थी वो 1982 में दिखाई दी थी। सुपर मून से संबंधित 4-5 बातें हैं। सुपर मून की स्थिति कौन सी स्थिति होती है? जब चंद्रमा और पृथ्वी उपभू की स्थिति में होते हैं, अर्थात एकदम नज़दीक होते हैं, अर्थात 3,64,000 किलोमीटर उन दोनों के बीच में दूरी होती है। दूसरी बात, जो सुपर मून की स्थिति होती है उसमें जो चंद्रमा अपनी मूल आकार है उससे 14% बड़ा दिखाई देता है और जो उसकी चमक है उससे 30% ज़्यादा चमकीला हो जाता है। इसको एक अन्य नाम पेरिजी फुल मून नाम दिया गया है और यह प्रथम बार 1982 में यह स्थिति दिखी थी, अर्थात सुपर मून की स्थिति प्रथम बार सन 1982 में परिलक्षित हुई थी। आइए अब आगे देखते हैं। लोग सुपर मून के बारे में पढ़े। अब दूसरी चंद्रमा की जो स्थिति है वो ब्लू मून और तीसरी ब्लड मून। ब्लू मून जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है वो ब्लू मून की होती है। यह क्या है? 2 पूर्णिमा के बीच में 31 दिन से कम का अंतराल जो होता है, इसका अर्थ समझिए क्या होता है। मतलब मान लीजिए कि जनवरी में पहली तारीख को प्रथम पूर्णिमा और दूसरी हो गई 31 को, 30 दिन गैप, ठीक। तो उस माह में क्या होगी? 2 पूर्णिमाएं होंगी। किस में होगी? ये जनवरी का महीना है तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो गई। चूँकि पूर्णिमा जो होता है वो 2 पूर्णिमाओं के बीच में 31 दिन से कम का समय होता है, 31 दिन से कम का समय होता है और जनवरी में 31 दिन का समय होता है। और मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आई कि 1 जनवरी को पहली पूर्णिमा हुई और जो दूसरी पूर्णिमा हुई वो 31 जनवरी को हो गई, ठीक है। तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होगी, तो जो 31 जनवरी वाली पूर्णिमा होगी उसे ही हम ब्लू मून की संज्ञा दिए हैं। यही लिखा है इसमें कि जब दो पूर्णिमाएं एक कैलेंडर माह में हो तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है, मतलब दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लू रंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ब्लू मतलब आपका जो नीला रंग है उससे इसका कोई महत्व नहीं है, ब्लू नाम दिया गया है। मुख्य कारण क्या है इसका पूछेगा कि कथन और कारक में कि जो ब्लू मून की घटना होती है उसका मुख्य कारण क्या है, तो 2 पूर्णिमाओं के बीच में 31 दिन से कम का समय अंतराल। नीले रंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। और ब्लू मून ईयर क्या होगा, जैसे ब्लू मून हो गया एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होगी, उसमें जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होगा वो ब्लू मून होगा। वैसे ही एक वर्ष में, एक कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर वर्ष में जब 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे माह विशेष होंगे जिसमें ब्लू मून की घटनाएं होंगी तो उस वर्ष को हम क्या कहेंगे, ब्लू मून ईयर कहेंगे। वर्ष 2018 का जो हमारा वर्ष था वो ब्लू मून ईयर था। अब आगे जो तीसरी कंडीशन होती है वो ब्लड मून की कंडीशन होती है। ब्लड मून की कंडीशन ये होती है जब लगातार चंद्र ग्रहण की जो लगातार 4 श्रृंखलाएँ होती हैं उसे ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। ब्लड मून में क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा को पूरे तरीके से ढक लेती है, चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। इसी लाल रंग को हम क्या कहते हैं, ब्लड मून कहते हैं। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण श्रृंखला का ये पहला चंद्र ग्रहण लगा था वो 14-15 अप्रैल 2014 को लगा था, दूसरा 7-8 अक्टूबर 2014 को लगा था और तीसरा 4 अप्रैल 2015 को लगा था। यह सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण था। सदी का सबसे छोटा पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगा था, 4 अप्रैल 2015 को। इसीलिए 4 अप्रैल 2015 का दिन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अब देखिए इसे ब्लड मून क्यों कहते हैं, जैसा कि हमने बताया जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाती है। जैसे ये हमारा चंद्रमा है और पृथ्वी अपनी पूरी छाया डाल दी ये, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जो चंद्रमा का रंग होता है वो लाल हो जाता है। इसी लाल को हम क्या कहते हैं, ब्लड मून, रेड मून
कहते हैं। आज हम अपनी इस कक्षा में उपग्रह क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है, अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, आकाशीय पिंड होता है। ठीक, उसके बाद चंद्रमा के बारे में हम लोग विशेष स्थिति के बारे में पढ़े। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। उसके बाद पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी के हिसाब से 3 स्थिति को पढ़े हम लोग। अपभू, सर्वाधिक दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, उपभू, न्यूनतम दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, और माध्य औसत दूरी की बात किए। अपभू में 4,06,000 किलोमीटर, उसके बाद उपभू पढ़े, उसके बाद माध्य स्थिति को पढ़े। उसके बाद हम लोग सुपरमून के बारे में पढ़े। सुपरमून की स्थिति जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी न्यूनतम हो जाती है, अर्थात 3,64,000 किलोमीटर हो जाती है, तो वो स्थिति सुपरमून की स्थिति होती है। उसके बाद ब्लू मून की बात की है। ब्लू मून जब 2 पूर्णिमाएँ एक कैलेंडर माह में हो, तो जो दूसरे पूर्णिमा का चांद होता है उसे ब्लू मून कहते हैं। ऐसे ही जब एक कैलेंडर ईयर में जब 2 या 2 से ज़्यादा ब्लू मून वाली स्थिति बने तो हम उसे कहते हैं ब्लू मून ईयर कहते हैं। जैसे हमारा वर्ष 2018 था। उसके बाद ब्लड मून की बात की। लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालता है तो वो पूर्ण चंद्रग्रहण की स्थिति होती है। उस समय चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है, इसीलिए इसे ब्लड मून कहा गया है। उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव विचार, कक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, हमें सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट में @ILVIN क्लासेस जब आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ें। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।